अ, नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश तिवारी है। मैं आप सभी शिक्षकों का गुरुशाला की ओर से आज के वेबिनार में स्वागत करता हूँ। और आज हम थोड़ा-सा चर्चा करेंगे कि कोविड-19 के दौरान किस तरीके की बातों का ध्यान रखना है। उसके लिए आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा और फिर उसके बाद हम इस वार्तालाप को आगे चलाएँगे। तो सो हमारे साथ आज के विषय विशेषज्ञ जो कि आज हमारे साथ कोविड-19 पे चर्चा करेंगे, वो हमारे सामने स्क्रीन पे हैं। डॉक्टर गजेंद्र सिंह का मैं स्वागत करना चाहूँगा। ये पिछले 15 सालों से यूनिसेफ के साथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने इस हेल्थ के सेक्टर में काफ़ी काम किया है और अपने आज विचार साझा करेंगे कोविड-19 के बारे में। क्योंकि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, इस दौरान काफ़ी सारे इस तरीके की जानकारियाँ हैं, जो सभी लोगों के पास जा रहे हैं। और इन जानकारियों को देखते हुए कई बार अलग-अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन लोगों को प्राप्त हो रही है। कुछ लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू कोई जानकारी मिल रही है, कुछ लोग कुछ न्यूज़ चैनल्स के थ्रू जानकारी ले रहे हैं। अलग-अलग जानकारी लेने के बाद लोग उन जानकारियों के ऊपर एक्शन भी ले रहे हैं, जिस तरीके से उनको जो समझ आ रहा है। तो आज का जो विषय है वो ये है कि हम कोविड-19 के दौरान ये जो पूरे कुछ मिथ्स चल रहे हैं, क्या सच है और उसमें किन चीज़ों को हमको ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं ध्यान देना चाहिए। तो इसी के बारे में आज की हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो मैं एक बार फिर से डॉक्टर गजेंद्र जी का स्वागत करूँगा और मैं चाहूँगा कि वो अपने विचार इसके ऊपर प्रकट करें, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। जी, गजेंद्र जी आप शुरू कर सकते हैं। तो दुर्गेश, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि कोविड-19 जो डिजीज है, जो बीमारी है, उसमें बहुत सारी चीजें चल रही हैं और उसमें से जो सबसे मुख्य एक जो पिलर है वो है जानकारी। बीमारी से जो नुकसान है वो तो है ही, लेकिन हमारी जो हेल्थ की लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं कि हम पेंडेमिक, जो वर्ड है पेंडेमिक यानी महामारी, जितना हम पेंडेमिक से लड़ रहे हैं उससे ज्यादा हम जिससे लड़ रहे हैं वो है इन्फोडेमिक, यानी कि सूचना का, इंफॉर्मेशन का गलत इंफॉर्मेशन होना, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होना, इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना, एंड मोर देन दैट वो इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होना। तो ये एक एक बहुत बड़ी एक एक्चुअली मतलब समस्या है जिससे हम सब जूझ रहे हैं। और ये जब से सोशल मीडिया और जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जो और स्ट्रांग हुए हैं, तो ये एक अपने आप में एक अलग एस्पेक्ट हर बीमारी का, हर इशू में ये निकल के आता है। चूंकि इससे पहले जितने भी इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, उन सब में भी ये सोशल मीडिया या जो कम्युनिकेशन चैनल है उनका उनका यूज मिसयूज इस पर बहुत बात होती है। बट इस वक्त ये चैनल इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कोविड-19 जिसमें पूरा विश्व है। तो आप जो इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो एक साथ कई सारी जगह जा रही है। और वो मतलब अगर कोई चीज नॉर्मल कोर्स में, अगर नॉर्मल प्रोपगेशन में अगर 1 दूना 2, 2 दूना 4 के स्पीड से बढ़ रही है, तो कोविड के केस में वो 1 दूना 1 अठे 8 और 8 अठे 64 के स्पीड से बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल है। तो वो एक बहुत बड़ी मतलब हमारे लिए समस्या की बात है, हम सबके लिए। एनीवेज, तो मुख्य बेसिक बातों से मैं शुरू करता हूँ कि एक तो कोविड-19 है क्या। तो कोविड-19 जो है एक वायरल डिजीज है, जैसा कि अब तक सब पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं दोहरा देता हूँ कि कोविड-19 एक वायरल डिजीज है जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी कि जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो उससे जो छोटी-छोटी बूंदें निकलती हैं बहुत महीन, और जब वो सरफेस पर गिरती हैं और उसी सरफेस को जब कोई दूसरे व्यक्ति छू लेता है, तो वो हाथ पे गिरती है, कपड़ों पे या कहीं भी, और उसी को कोई दूसरा व्यक्ति छू लेता है, तो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। और यही एक जरिया है एज ऑफ नाउ। अच्छा, एक जो इन्फॉर्मेशन की जो बात की थी उसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि ये बीमारी केवल और केवल 3 महीने पुरानी है, 4 महीने। तो इसमें साइंस जो है, मतलब जो टेक्नोलॉजी पार्ट है, जो टेक्निकल पार्ट है, वो भी बराबर टक्कर ले रहा है मिस इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि हर रोज जानकारी अपडेट होती है। जो आज आप पढ़ते हैं, आप आज पढ़ते हैं, वो 2 दिन बाद हो सकता है रिलेवेंट भी ना रहे, हो सकता है उससे कुछ काउंटर निकल आए। और आज जो आपने 7 दिन पहले पढ़ा था वो टोटल एब्सर्ड भी हो सकता है। सो पॉइंट इज दिस कि इसके बारे में सब सीख रहे हैं और सब बराबर स्पीड से ही नई नई चीजें आ रही हैं। तो ये हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मतलब कैसे, उस पर हम बात करेंगे, अभी क्वेश्चंस भी आएंगे। तो जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उससे फैलता है, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला है, जो कि मैंडेट है,
वो इस बात को इंश्योर करता है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग जब आप रखेंगे तो एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे, एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे तो आप लॉकडाउन बोलो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एक दूसरे को नहीं देंगे और इस तरह से इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। ये बहुत सिंपल सा और बेसिक प्रिंसिपल है और बहुत क्लीन, एक लाइन में बात खत्म हो जाती है। कॉम्प्लिकेट कब होती है? जब लोगों को इस लाइन के बाहर की इंफॉर्मेशन या इससे सराउंडिंग इंफॉर्मेशन नहीं पता होती है। तो एक ये बात है जो मैंने बताई कि बीमारी कैसे फैलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें जाननी चाहिए वो है कि बीमारी घातक कितनी है। तो 100 में से 80% लोग जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं बिना किसी सिम्टम के। उसके लिए सिंपल सी बात है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। एज एक फैक्टर हो सकता है बट एज अकेला फैक्टर नहीं है। तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए और अगर इम्यूनिटी अच्छी है तभी आप केसेस देख रहे होंगे कि कई सारे ओल्ड एज लोग भी ठीक होकर वापस आए हैं। तो इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी होगी और ये 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक होके ठीक हो जाएंगे। 10 से लेकर 15% लोग ऐसे होंगे जो माइल्ड ट्रीटमेंट, हल्के फुल्के ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाएंगे। केवल 5% ऐसे लोग होंगे जिनको कि आपको ट्रीटमेंट मतलब और बॉडी से स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो वायरस है ये सीधा असर करता है लंग्स पे, तो आपको एयर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी यानी कि वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो 100 में से 5। तो घबराने की बात तो है, कोविड में घबराने की बात तो है, लेकिन वो केवल 5% लोग, और वो 5% लोग कौन से होंगे? जो 3 होंगे। एक, या तो जो ओल्ड एज होंगे ताकि उनको सांस की बीमारी या कुछ भी ऐसा होगा। दूसरा, उनको हो सकता है कि कोई और डिजीज पहले से हो जिसको हम टेक्निकली कहते हैं कोमॉर्बिडिटी, यानी साथ में होने वाली कोई भी चीज, डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, जो कि मृत्यु का कारण न बने बट उसमें हेल्प कर रहे हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिनकी खुद की इम्यूनिटी कमजोर हो और या फिर उनका इन्फेक्शन लेट पकड़ में आया हो। यही 3 लोग हैं जो उस 5% में आते हैं। तो हमें उतना भी डरने की जरूरत नहीं है, उतना भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले ही हफ्ते इसी तरह का सेशन कर रहे थे, क्वेश्चन था उसमें, प्लेग जो है, जो ब्यूबोनिक प्लेग जो होता है, जो पहले महामारी हुआ करता था, उसकी फर्टिलिटी रेट 50% है। यानी कि अगर प्लेग हुआ तो हर 2 में से 1 आदमी की मृत्यु निश्चित है, और यहाँ 100 में से 5 की है। तो प्लेग इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बीमारी के बारे में हम कम जानते हैं तो भय ज्यादा फैलता है और फियर ज्यादा है, और जो फियर ज्यादा है वो र्यूमर्स को भी जन्म देता है, अनसर्टेनिटी को भी जन्म देता है, पैनिक है। और जितना जितना एक कॉमन मैन के लिए ये नई चीज है, उतना ही सरकारों के लिए और साइंस के लिए भी नया है। तो हम सबको बजाय चीजों को काउंटर करने के, उनको क्वेश्चन करने के, उनको समझना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है करके। मतलब इट इज नॉट समथिंग लाइक जिसके ऊपर बहुत कुछ लिटरेचर है और बहुत सारी चीजें हैं। साइंस हमेशा काम करता रहता है, लेकिन ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो इसीलिए आप देखेंगे कि रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है। आज फॉर एग्जाम्पल, लेटेस्ट एग्जाम्पल, पहले मास्क की बात थी कि पहले कहा गया था कि मास्क पहनना इज नॉट कंपलसरी, बट आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे मास्क इज गेटिंग कंपलसरी। तो जो चीज पहले नॉर्मल नहीं थी वो नॉर्मल है, विद टर्म्स एंड कंडीशन, विद टाइम चेंज हो रहा है। तो इसमें इंफॉर्मेशन का बड़ा रोल है। ठीक है, तो आई थिंक दुर्गेश, जब तक क्वेश्चंस आते हैं तो मैं कुछ मिथ जो मुझे लगता है कि जो नॉर्मल थे उनसे हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो पहला मिथ जो है, सबसे पहले मिथ जो मुझे ध्यान है, सबसे पहला मिथ जो मार्केट में आया था, और मार्केट जब मैं बोलता हूँ तो मार्केट मतलब फेसबुक और व्हाट्सएप। तो मार्केट में जब आया था सबसे पहला मिथ वो ये था कि इंडिया में ये आ नहीं सकता, क्योंकि इंडिया में बहुत गर्मी पड़ती है। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये मिथ ऑटोमेटिकली फेल हो गया। इंडिया में केसेस भी आ रहे हैं, डेथ्स भी हो रही हैं, सो गर्मी का उससे कोई खास लेना देना है नहीं। दूसरा मिथ यह था कि बच्चों में केस नहीं आएंगे, केवल ओल्ड एज लोगों को हो रहा है। आई थिंक अब सबने देख लिया होगा कि मतलब केस भी आ रहे हैं, डेथ्स भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। ठीक है ना, तो वो मिथ भी गया। तीसरा था कि बीच में कई सारे मिथ्स थे कि मतलब ये था कि बहुत अलग अलग है, तो मैं बताता हूँ। किसी अभी लेटेस्ट था कि जिसको बीसीजी का टीका लगा है, ये एक लेटेस्ट मिथ है कि बीसीजी का टीका लगा, तो उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। सिर्फ रिसर्चर्स ने जब उन कंट्रीज को कोइंसिडेंटली देखा कि जिन कंट्रीज में केस ज्यादा हैं उनमें बीसीजी जो है वो नेशनल प्रोग्राम्स में नहीं है, और जिनमें बीसीजी नेशनल प्रोग्राम में यानी कि टीबी का टीका नेशनल प्रोग्राम, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में है, उनमें कंपेरेटिवली केस कम है। लेकिन ये बात हर कंट्री में इक्वली लागू नहीं होती। तो इट वाज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। लेकिन मार्केट में वो इस तरह से उड़ी कि मतलब इस तरह से कि बीसीजी, सो दीज आर सम ऑफ द मिथ्स एंड देयर आर मेनी मोर। जी,
थैंक यू गजेन जी, शुरुआत करने के लिए और अपने व्यूज को सामने रखने के लिए। ये काफी लाभदायक जानकारी रही होगी हमारे शिक्षक के लिए भी। कुछ सवाल अब हमारे पास आ रहे हैं, जिनमें एक सवाल आया है कि जैसे आप बता रहे थे कि हमारे पास व्हाट्सएप का जरिया है जहां से लोग इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, फेसबुक है जहां से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, और अभी कुछ मिथ्स के बारे में भी आपने बात किया कि इस तरीके की कुछ एग्जांपल्स हैं जो लोग बोल रहे थे कि मान लीजिए भारत में नहीं आएगा क्योंकि भारत में गर्मी ज्यादा पड़ती है। ऐसे ही एक सवाल आया है कि अब जैसे आपके पास इतने अलग अलग मिथ और इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं, हम इस तरीके की ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है इससे बच कैसे सकते हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन है और बहुत जरूरी क्वेश्चन है। आज की डेट में आप इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई भी चाहिए एज अ पब्लिक, एज अ नॉर्मल पर्सन, तो आप केवल 3 सोर्स पर रिलाई करिए, केवल 3 सोर्स। पहला आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसकी वेबसाइट है icmr.nic.in। दूसरा aims.edu, AIIMS और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस.edu। और तीसरा MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इनके अलावा आपको जो भी जानकारी मिलती है आप पढ़िए, देखिए, लेकिन कृपा करके बिना उसकी सत्यता को जांचे उसको फॉरवर्ड मत करिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट source of information, there can be many source of information, many. So these are the only 3 reliable resources where you can actually read about the things, as well as you can what you can say, मतलब you can quote the source also कि मैंने यहाँ से पढ़ा था, और आप वो सोर्स को कोट करेंगे तो आपको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता, बिकॉज दैट विल बी कंसिडर्ड एज ऑथेंटिक। तो आप एक बहुत सिंपल एग्जांपल बताऊंगी, आप कहीं भी आगे आज की डेट में भी आप ऐसे गूगल पर डालिए कि इंडिया में कितने केस हैं, और आप केस का नंबर नोट करिए और MOHFW की साइट पे जाइए कितने केस हैं, उसमें थोड़ा पीछा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि MOHFW पूरा ऑथेंटिक करने के बाद ही डेटा को वेबसाइट पे डालता है। तो इन्फॉर्मेशन आपको 5 मिनट हो सकता है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा बाद MOHFW की वेबसाइट पे अपडेट हो, बट दैट वुड बी ऑथेंटिक, दैट वुड बी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। तो अगर MOHFW की साइट पे आप ये पढ़ते हैं कि मान के चलिए कि गर्मी से वायरस मर जाएगा, अगर आप उसमें पढ़ते हैं तो आप उसको इन्फॉर्मेशन को कोड भी कर सकते हैं, बट ऐसी इन्फॉर्मेशन वो लोग कभी रखेंगे। सो आपका जो क्वेश्चन है, किसी का क्वेश्चन था कि कोट हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू गजेन जी। अब जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि अब इस पूरे लॉकडाउन के दौरान गजेन जी हमारे क्योंकि कोई बाहर नहीं जा सकता है, सभी बच्चे घर के अंदर हैं, पेरेंट्स भी घर के अंदर हैं, और अब ये जो एक वायरस का जो जानकारी है ये एक बड़े व्यक्ति के लिए समझना फिर भी थोड़ा आसान है, लेकिन बच्चों को ये चीज समझाना एक कठिन काम है, क्योंकि उन बच्चों का नेचर होता है कि वो थोड़े से चंचल होते हैं स्वभाव से। बाहर जाना, वो घर के अंदर रहने का एक जो नेचर है वो बच्चों का नहीं होता है। अब इस तरीके का ये जो वायरस, जिस तरीके की डिजीज है या इसके जो प्रिकॉशंस हैं, वो अगर हमको बच्चों को कम्युनिकेट करना है तो हम किस तरीके से उनको बता सकते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने, इनफैक्ट इंक्लूडिंग एम्स में भी, अगर आप एम्स की वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको कुछ आईसी मटेरियल इस तरह का मिलेगा जिसमें बच्चों को समझाने की कोशिश की गई है। यूनिसेफ ने भी कुछ मटेरियल डिजाइन किया है, वो हम आपके वेब पेज पे हम डाल सकते हैं, और इस तरह का कई मटेरियल है जो कि बच्चों को समझाने की कोशिश की गई है। मेन बात बच्चों को, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ये समझाने की बजाय कि कोरोना बीमारी क्या है, हमें ये समझाना चाहिए कि बचना कैसे है। बच्चे भी उतने ही ससेप्टेबल है जितना हम इस बीमारी में। ये मिथ तो, और जैसा मैंने बताया कि ये बात तो खत्म ही हो गई कि कौन प्रभावित हो सकता है कौन नहीं, सभी प्रभावित हो सकते हैं जब तक कि घर में नहीं है, मतलब घर में है तब तक सब बचे हुए हैं, घर के बाहर सब बराबर हैं, आप भी मैं भी। तो बच्चों को हमें ये बताना है कि ये चीज कैसे फैल रही है और कैसे हमें इससे बचना है। तो ये बचाने के लिए कई सारे आईसी मटेरियल हैं, आई डोंट नो अभी हम दिखा सकते नहीं, बट देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी इजीली, बेस्ट प्लेस टू लुक एट दैट इज एम्स वेबसाइट। एम्स की वेबसाइट पे कई शॉर्ट वीडियोस हैं, आप उसको देखिए, और बड़े छोटे छोटे 1.5 मिनट के यूनिसेफ ने भी बनाए हैं, तो आप उनको समझ के आप बच्चों को बता सकते हैं। सो गजेन जी, जैसे अभी हम पूरा जो हमारा टॉपिक था है आज का, कि जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे मिथ चल रहे हैं, कुछ मिथ्स आपने शुरुआत के टाइम पे टैकल किए हैं कि ये चीजें हमको नहीं माननी चाहिए। अब ऐसा ही एक मिथ अभी हाल फिलहाल में आया था, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि उनका जो स्टमक है उसमें एसिड जो होता है वो वायरस को मार देता है इफ वी ड्रिंक इनफ वाटर। अगर हम काफी ज्यादा पानी पी रहे हैं तो ये वायरस जो है ये पेट के अंदर ही मर सकता है। तो इस बात में कितनी सत्यता है आपके हिसाब से?
देखिए, पहली बात तो कि ह्यूमन जो गट है, यानी कि जो ह्यूमन इंटेस्टाइन है, उसमें वायरस नहीं, बैक्टीरिया तो रहते हैं, दीज आर गुड हम्म, बैक्टीरिया। और दूसरा जो मिथ इसी से एसोसिएटेड मिथ है कि गर्म पानी पीने से मर जाता है। ठीक है, हम्म, टेम्परेचर जो टेम्परेचर वायरस को मारने के लिए चाहिए, वो चाहिए 60 डिग्री प्लस। हम्म, और 60 डिग्री प्लस से ज्यादा का पानी, 60 डिग्री प्लस पानी हम नहीं पी सकते। इसलिए नहीं हम्म, पी सकते क्योंकि आप पानी बॉईल करते हैं तो आप एकदम तो नहीं पिए, ठीक है। और बिल्कुल। 60 डिग्री प्लस में भी ऐसा नहीं है कि वायरस मर ही जाएगा, चांसेस हैं, केवल चांसेस। तो वायरस पानी से मरेगा, दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। गर्म पानी हम्म, पीने से आपका इंटेस्टाइन क्लियर रहता है, आपका डाइजेशन क्लियर रहता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, दैट इज ऑल ट्रू, दैट इज अप टू एक्सटेंट। लेकिन वायरस हम्म, मरेगा तो उसका कोई लेना देना नहीं। अगर वायरस उससे मरता होता तो इट इज वेरी सिंपल सॉल्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, सारे लोग गर्म पानी ही पी रहे होते। हम्म। गजेंद्र जी, एक और हमारे पास मिथ है जिसमें अभी बीच में आ रहा था कि जैसे आपने शुरू में इसको एड्रेस भी किया है कि भारत में ये नहीं आ सकता है। तो जो एक मिथ था उसमें ऐसा है कि जो भारतीय लोग हैं इनका इम्यून सिस्टम बेहतर है जो हमारे वेस्ट के देश हैं। इस वजह से जो कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है वो यहाँ पर कम फैलने का था जो शुरू से चल रहा था। और क्योंकि अभी हमारे जो आंकड़े भी हैं वो थोड़ा सा दूसरे देशों के मुकाबले कम दिख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा लोग इसके प्रति ये मानते हैं कि ये चीज सही है। इसमें आप मतलब किस तरीके से हमारे शिक्षकों को बताना चाहेंगे कि ये कितना सही है या कितना गलत है? ऐसा है कि इम्यूनिटी किससे ज्यादा है इसको आप मेजर नहीं कर सकते। इम्यूनिटी हम्म, मेजर करने का सिंपल एक तरीका होता है, जब आपको डिजीज होगी, आप ठीक हो गए ऑटोमेटिकली, तो आपकी इम्यूनिटी ठीक थी। देयर इज नो सर्टेन मेजरमेंट। जैसे खून है, खून में आपने मेजर कर लिया कि हीमोग्लोबिन कितना है, लेकिन हम्म, इम्यूनिटी को आप मेजर नहीं कर सकते कि आपकी इतनी अच्छी इम्यूनिटी है, इतनी कम अच्छी, समथिंग लाइक दैट। तो हम्म, इस तरह का कोई मतलब मेजरमेंट तो नहीं है, परसेप्शन है। मेजरमेंट और हम्म, परसेप्शन में फर्क है। परसेप्शन है कि हाँ, इंडियन लोगों की इम्यूनिटी इसलिए अच्छी कही जाती है कि वो बहुत सारी, हम ऐसी कंडीशंस में रहते हैं, हॉट वेदर है हमारे यहाँ, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, लिविंग कंडीशंस बहुत जगह खराब है, तो इट इज कंसीडर्ड कि वी आर लिविंग इन अ ऑलरेडी पैथेटिक कंडीशन, सो अवर इम्यूनिटी इज स्ट्रॉन्ग। बट दैट डज नॉट क्वालिफाई कि आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होगी कि आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, मतलब कोविड नहीं हम्म, होगी। क्यों? हम्म, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इतने सारे लोग इन्फेक्ट नहीं होते और इतनी सारी डेथ्स नहीं होती। तो आप उस मिथ को ऑटोमेटिकली आंकड़ों से रिलेट कर लीजिए कि वो ऐसा कतई नहीं है। हमारी इम्यूनिटी अच्छी होने का सिंपल है, यंग एज में सभी की इम्यूनिटी अच्छी रहती है। अगर यंग एज में इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती तो आप और हम आज की डेट में पॉजिटिव हो सकते थे, बिल्कुल, बिल्कुल, मैक्सिमम लोग। लेकिन आप देखेंगे कि पॉजिटिव जो अभी भी जो है, कंट्री जो है वो करीबन 6 लाख के आसपास टेस्ट कर चुके हैं, 4 साढ़े 4 लाख के आसपास। तो टेस्ट करते जा रहे हैं, तो तभी पता चलेगा। तो इम्यूनिटी जो है वो तब पता चलेगी आपकी, जब आप नंबर ऑफ टेस्ट डन एंड देन नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस। तो सपोज करिए हम्म, आपने 10 लाख टेस्ट करे और आज की डेट में हमारे पास सपोज करिए 20,000 केसेस हैं, तो आपका पॉजिटिविटी रेट हुआ हर 1 लाख में से 2,000, यानी कि 0.2% और 2%, सॉरी। तो हम्म, यानी कि हर 100 में से केवल 2 व्यक्ति को हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि हमारी पॉजिटिविटी अच्छी है, मतलब तो इम्यूनिटी अच्छी है। लेकिन ये बात को कॉन्फिडेंटली कहने के लिए आपको बहुत ज्यादा मात्रा में टेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आप ये कह सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी थी। क्यों? क्योंकि अभी हम जितने टेस्ट किए हैं उस हिसाब से हमारा जो पॉजिटिविटी परसेंट है, वो कोई बहुत मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि मतलब बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। दूसरे देशों की तुलना में हम अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप एक सिग्निफिकेंट नंबर में टेस्ट नहीं करोगे, तब तक आप कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकते कि आप इम्यूनिटी की वजह से अच्छे हैं, बचे हुए हैं। ओके। गजेंद्र जी, एक हमारे टीचर हैं अंजुम नाहिद जी का सवाल है कि इन्होंने कुछ पेशेंट्स हमने देखे हैं जो कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए थे, उनका ट्रीटमेंट हुआ और वो रिकवर कर गए, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से उनके अंदर वो सिम्टम दोबारा से आ गए। ऐसा किस तरीके की केसेस में पॉसिबल होता है? ऐसा किस इसलिए हो सकता है कि पर्सन को दोबारा एक्सपोजर हुआ हो। जैसा मैंने कहा कि नॉर्मली क्या होता है कि किसी बीमारी में क्या होता है, एक जैसे ही बीमारी का जो विषाणु या जीवाणु होता है, जब शरीर के अंदर एंटर करता है, तो जब उसके सिम्टम बाहर आते हैं उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो हम्म, कोरोना वायरस के लिए ये जो पीरियड था वो 14 दिन था, यानी कि वायरस के अंदर आने के 14 दिन के अंदर अंदर आपको सिम्टम आ जाएंगे।
ये बात है शुरू की, बहुत शुरू में ये बात आपको सुनी होगी। लेकिन धीरे-धीरे आप देख रहे होंगे अक्सर बहुत जगह ये आपको पढ़ने में आ रहा होगा कि बहुत सारे पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक मिले, यानी कि उनको कोई सिम्पटम नहीं था। लेकिन जब उनको टेस्ट किया गया किसी भी रीज़न से, किसी भी वजह से, तो वो पॉजिटिव मिले। तो सिम्पटम पहले हमने ये बात मतलब पहले ये हमारे पास अंडरस्टैंडिंग थी कि सिम्पटम होंगे ही होंगे, लेकिन बाद में ये अंडरस्टैंडिंग बनी कि सिम्पटम नहीं होंगे। तो ऐसा ही एक दूसरा फैक्ट है कि जब भी बीमारी होती है तो 14 दिन के अंदर अगर आपने इसको डायग्नोज कर लिया, फिर आपने इसको ट्रीट कर दिया तो वायरस चला जाएगा। लेकिन बाद में ये देखा गया कि टेस्ट जो है 14 दिन के बाद एक 28वें दिन पे और करना चाहिए। तो इसलिए कई जगह 2 टेस्ट किए गए। और बाद में फिर धीरे-धीरे और भी ये भी पता चलता जा रहा है कि कई सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें कि जब आपने फर्स्ट टेस्ट किया था, तब वो पॉजिटिव नहीं था, दूसरा टेस्ट किया तब भी पॉजिटिव नहीं था, बट बाद में हो सकता है वायरस ने म्यूटेट किया हो। तो जो उनका क्वेश्चन है कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है। मतलब इट इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रू कि ऐसे कुछ-कुछ केसेस आ रहे हैं। तो उसमें पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वायरस ने म्यूटेट किया हो और वायरस का स्ट्रेन तब तक डेवलप ना हुआ हो जब जब टेस्ट किया गया था उस पर्टिकुलर डे पे। ठीक है? तो हो सकता है कि जिस दिन उसका टेस्ट किया गया हो, उस दिन उसका डे नंबर 13, 14 समथिंग हो, सिम्पटम आए हों और चले गए हों, टेस्ट करते वक़्त ध्यान नहीं दिया गया हो। जब दोबारा टेस्ट किया गया तो पॉजिटिव हो गए, लेकिन बाद में उसको सिम्पटम डेवलप हो गए। और हो सकता है इस बीच में उसका कहीं एक्सपोज़र हुआ हो पेशेंट का। देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज़। सो उनका जो क्वेश्चन है वो टेक्निकली सही है कि ऐसे केसेस देखे गए हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है, बट कम नंबर में। ओके। गजेंद्र जी, ऐसा ही हमारे एक दूसरे टीचर का प्रश्न है, वैशाली गौर जी का सवाल है। इनका प्रश्न है कि हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी पर्सन का जो टेस्ट है वो पहली बार में नेगेटिव आ गया है, तो क्या उसको आगे कोई खतरा नहीं हो सकता है, या फिर अगर खतरा हो सकता है तो वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है? तो 2 सवाल हैं मतलब। टेस्ट पॉजिटिव आना और नेगेटिव आने का खतरा से कोई संपर्क नहीं है। टेस्ट पॉजिटिव आना और नेगेटिव आना एक बात है और खतरा होना दूसरी बात है। तो टेस्ट पॉजिटिव आया नेगेटिव आया का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस वक्त आपका टेस्ट किया गया उस वक्त आप संक्रमित नहीं थे। उस वक्त आप संक्रमित नहीं थे। आप फ्यूचर में होंगे नहीं होंगे वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रिकॉशन लेते हैं, कितना आप बचते हैं। और फिर दोबारा संक्रमित होंगे कि नहीं होंगे वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपको आपकी इम्यूनिटी कैसी है। तो उनका जो दूसरा क्वेश्चन है कि हम इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो सिंपल 3 चीजें करनी होती हैं। अच्छा खाना खाइए, अच्छा सोइए, टेंशन फ्री रहिए। और इम्यूनिटी के लिए फल फ्रूट खाइए, जो नॉर्मल आपका जो फ्रूट्स होते हैं वो खाइए। और इम्यूनिटी बूस्टर्स में लेमन है, जो विटामिन सी वाले जितने फ्रूट्स हैं उनको ज्यादा खाइए। ये बेसिक है जो सब कोई कर सकता है। ठीक है। गजेंद्र जी, अब जैसे अभी आपने थोड़ी समय पहले हम बात कर रहे थे, उस चर्चा के दौरान एक विषय आया कि पहले हमको थोड़ा-सा, क्योंकि बीमारी अभी नए तौर पे शुरू हुआ था, तो हमें कुछ सिम्पटम्स के बारे में पता था, उसके बाद हम टेस्ट कराने जा रहे थे। अभी जैसा आपने बताया कि कुछ केसेस ऐसे भी पाए गए हैं जिनमें उस तरीके के सिम्पटम्स नहीं दिखे। तो एक पर्सन कब डिसाइड करे कि उसको ये टेस्ट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? 3 बेसिक सिम्पटम्स हैं इसके, बुखार, सर्दी खांसी और तीसरा है सांस लेने में तकलीफ। तो बुखार और सर्दी खांसी तो वैसा ही है जैसा कि नॉर्मल किसी बीमारी में होता है। केवल सांस लेने में जो तकलीफ है वही एक इशू है जो कि आपको इस बीमारी को दूसरे से अलग बनाता है। ठीक है? तो बुखार, सर्दी, खांसी और अगर आपको कोई भी सिम्पटम नहीं है, जो एज़ ऑफ नाउ जो क्या कर रहे हैं, जो सारे स्टेट्स में जो पॉसिबिलिटी है, जिस बेस पे टेस्टिंग की जा रही है, वो ये है कि या तो आपने कहीं विदेश में ट्रैवल किया हो, या आपने कहीं इंटरस्टेट ट्रैवल किया हो, या आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हो जिसको कि संभावना भी है अगर किसी के होने की। और चौथा आपको ये चारों सिम्पटम है। अब जो उनका क्वेश्चन है कि आपको टेस्ट कब कराना चाहिए, है ना? तो टेस्ट आपको जब भी आपको संदेह लगे आप टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट आपकी टेस्टिंग इतनी आसानी से नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे संदेह के आधार पे करेगी तो बहुत सारे लोगों की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और बहुत सारे लोगों की टेस्टिंग करनी पड़ेगी तो बहुत रिसोर्सेज लगेंगे। तो प्राइवेट में तो आप अपनी जांच कभी भी करवाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन गवर्नमेंट अगर प्रायोरिटाइज करना चाहेगी तो किस आधार पे करेगी? तो वो 4 आधार हैं कि या तो आपने कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल किया हो, तो चूंकि अब 21 दिन से लॉकडाउन है, ज्यादा दिन हो गए अब तो इंटरनेशनल ट्रैवल तो बंद है, तो वो तो सारे लोग टेस्ट कर चुकी है गवर्नमेंट। अब बचे वो लोग जो इंटरस्टेट में ऐसी जगह से आए हो जहां पहले कभी कोरोना था, तो वो भी धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि इंटर स्टेट ट्रैवल भी बंद हो गया। तो अब बचे केवल वो 2 लोग जो या तो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हो जिसको कोई कोरोना हुआ हो, और वो लोग जिनको कि ये तीनों सिम्पटम हो। तो सरकार पहले उनको प्राथमिकता देगी। ठीक है? तो आप टेस्ट कभी भी करा सकते हैं,
लेकिन गवर्नमेंट आपकी प्रायोरिटी पे आपको शायद नहीं लेगी जब तक कि ये आपको तीनों सिम्टम नहीं होंगे, तीनों। दोनों केवल बुखार खांसी पे करेंगे तो आप देखिए कि हमारी जैसी कंट्री में जिस तरह का एनवायरनमेंट रहता है, हम ट्रॉपिकल वेदर में रहते हैं जहां पर गर्मी सर्दी मिक्स चलती रहती है। तो यहाँ पर फ्लू जो है वो नॉर्मल है हमारे लिए, हम साल भर हमारे यहाँ फ्लू होता रहता है, तो सर्दी खांसी हमारे यहाँ बहुत नॉर्मल चीज है। अगर हम उस हिसाब से चलेंगे तो आधी से ज्यादा हिंदुस्तान की जनसंख्या संदेह के आधार पर जाएगी। आप टेस्ट कर सकते हैं, नो हार्म इन दैट, बट द पॉइंट इज उसके लिए रिसोर्सेज नहीं है हमारे। तो इस वक्त प्रायोरिटी पर टेस्ट करना। तो क्वेश्चन उनका है कि कब कर सकते हैं, कभी भी जब भी आपको संदेह हो, लेकिन करेंगे कैसे? तो आप प्राइवेट में आप जाके अपना सिर्फ संदेह दूर कर सकते हैं, दैट्स इट। और गजेन जी एक शिक्षक है हमारे, प्रिया रोहिल जी, उनका सवाल है कि क्वारंटीन का पीरियड कैसे डिसाइड किया जाता है? तो जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि पहले ये समझा जाता था कि 14 दिन तक ये वायरस के सिम्टम आएंगे। तो सपोज करिए कि किसी को आपको पता चला कि वो 1 तारीख को उसके बारे में जानकारी मिली कि 1 तारीख को जानकारी मिली कि वो फलां व्यक्ति कहीं से आया है या फलां व्यक्ति उसके संपर्क में आया था, तो उसी दिन से उसके 14 दिन काउंट कर लिए जाते हैं कि वो 14 डेज तक क्वारंटीन रहेगा। तो उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये अज्यूम करते हुए कि 1 तारीख को जब वो किसी व्यक्ति के संपर्क में आया होगा, हो सकता है वो उससे पहले आया हो, लेकिन जिस दिन भी आपने देखा उससे 14 दिन लीजिए, तो 14 दिन तक उसको यदि उसको वायरस इन्फेक्ट हुआ होगा तो उसको सिम्टम दिखेंगे तो हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो क्वारंटीन पीरियड पहले ये था, लेकिन बाद में जैसा मैंने बताया कि बाद में कुछ ऐसा भी देखा गया कि 14 डेज में नेगेटिव होने के बाद भी कुछ लोगों में सिम्टम आए। तो कुछ जगहों पर कुछ स्टेट्स ने उसको एक्सटेंड करते हुए 28 डेज कर दिया। But as of now, most of the places, it is 14 days. So 14 days actually is the incubation period of that particular virus. So the period of quarantine is decided based on the incubation. जैसे अगर आपको किसी को याद हो, जो आपका ये जो चिकन पॉक्स के अलावा ये जो स्मॉल पॉक्स होता है, तो जब बच्चों को हो जाता है पहली बार, तो उसको 5 दिन के लिए उसको अलग रख देते हैं करके, है ना, कि वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब वो आएगा, उसको दाने होंगे, वो ठीक होगा, ये पक्का है इतने ड्यूरेशन में होगा ही होगा, ये अजम्पशन करते हुए कि ये उसका इंक्यूबेशन पीरियड। ओके। गजेन जी एक जो पूरा जानकारी जब से कोविड-19 के बारे में चर्चा शुरू हुई है लोगों के बीच में, ये एक निकल के आया है कि ये जो बीमारी है ये बैट्स के थ्रू जनरेट हुई है। इस बात में कितनी सत्यता देखते हैं आप? इनफैक्ट मैं अभी एक क्वेश्चन ऊपर भी पढ़ रहा था, जो किसी ने पूछा कि चाइना का फॉल्ट क्या है, ठीक है? तो मैं आपसे सिंपल एक बात कहूंगा कि आप भूल जाइए चाइना को। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, वी आर नो वन टू डिसाइड कि किसने क्या किया, एंड वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट। किसी ने क्या किया वो दैट इज नॉट अवर कंसर्न। We don't know actually. We don't know what is the fault and where is the fault. It later on it may be a matter of international politics when we will come to know कि क्या हुआ था, ठीक है, हुआ होगा। तो इनिशियली ये कहा जा रहा था कि ये बैट का एक एक्सपेरिमेंट था, बैट्स में ये वायरस रहता है, सो बैट्स में ये वायरस रहता है, दैट इज ट्रू, हमेशा से रहता है। बट दिस टाइम इट हैज कम फ्रॉम बैट ओनली, दैट वी डोंट नो। देयर आर 2 थ्योरीज गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। एक थ्योरी ये कहती है कि वुहान की जो लैब है उसमें ये बन रहा था, वहां से लीक हो गया, और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जो बैट था, बैट ने इन्फेक्ट किया ह्यूमन को और ह्यूमन से ट्रांसमिट हुआ। दैट दीज आर द 2 थ्योरीज, बट एज ऑफ नाउ टेक्निकली और साइंटिफिकली वी डोंट नो विच ऑफ देम इज ट्रू। बैट में ये वायरस रहता है, दैट इज ट्रू, और ये आज से नहीं पहले से रहता है, बैट में ये वायरस पहले से है। और बैट के अलावा जितने भी अगर आप देखेंगे तो बैट के अलावा जो अदर एनिमल्स है उसमें भी वायरस रहते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं ना, ये क्या नाम इसका, स्वाइन फ्लू, और आपका ये बर्ड फ्लू, ये सब फ्लू ही है सारे, ये सार्स वायरस ही है। तो ये सब वायरस किसी ना किसी एनिमल में ट्रेवल करते रहते हैं। तो इस तरह ये बैट में हमेशा से था ये वायरस, बट दिस टाइम उसका ओरिजिन कैसे हुआ ये अभी तक किसी को नहीं पता। तो चाइना का फॉल्ट पे हमें बहस करने की जरूरत नहीं है। वी आर नो वन टू डिसाइड कि चाइना ने क्या किया, वो क्या किया क्या नहीं किया, दैट इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन मे बी फॉर द फ्यूचर। देयर इज नो परफेक्ट आंसर फॉर। जी गजेन जी एक सवाल है हमारे यहाँ की, ये जो हमारा थर्मल स्कैनर का पूरा प्रोसेस है वो कितना इफेक्टिव है? अगर पर्सन अभी रिसेंटली किसी ऐसे पेशेंट के साथ एक्सपोज हुआ है जिसको कोरोना वायरस के सिम्टम्स थे, तो ये जो पूरा स्कैनिंग का प्रोसेस है इसको कितना इफेक्टिव माना जाए? ये डायग्नोस्टिक नहीं है, ये केवल स्क्रीनिंग है। डायग्नोस्टिक और स्क्रीनिंग में क्या फर्क होता है? स्क्रीनिंग ये बताता है कि 10 में से कौन एक आदमी है जिसको कि ये हो सकता है, और डायग्नोस्टिक ये 10 में से कौन 2 आदमी है जिनको ये हो सकता है, और डायग्नोस्टिक ये बताता है कि उन 2 में से किसको है। तो
पहले स्क्रीनिंग करते हैं, बाद में डायग्नोसिस करते हैं। तो जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बेसिक आपसे कहता है जीभ दिखाओ, आंखें दिखाओ, सब दिस इज स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। वो आपको स्क्रीन करता है कि आपको क्या क्या हो सकता है, और उसके बेस पे वो आपको टेस्ट लिखता है। जो टेस्ट होता है वो डायग्नोस्टिक होता है। तो थर्मल स्क्रीनिंग इज जस्ट अ स्क्रीनिंग प्रोसीजर, ये देखने के लिए कि आपको इस बात के लिए स्क्रीन किया जा रहा है कि आपको बेसिक बेसिक जो 3 चीजें हैं, बुखार, सर्दी, खांसी और आपका सांस लेने में तकलीफ, उन ये सिम्पटम तो नहीं है। तो जब ये थर्मल स्क्रीनिंग की शुरुआत की गई थी तो लॉजिक ये था कि इंटरनेशनल ट्रेवलर जो थे एयरपोर्ट्स पे, उनको इतने बड़े लेवल पे आप स्क्रीन कैसे करोगे, स्पेशली दोज हु आर कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। सो दैट टाइम इट वाज स्टार्टेड, अभी उसका पर्पस सिर्फ इतना है कि जब आप मास लेवल पे दोबारा लॉकडाउन के बाद काम शुरू होगा, सो हाउ वी आर गोइंग टू मॉनिटर द पीपल। तो थर्मल स्क्रीनिंग विल हेल्प यू टू फाइंड द पीपल हु आर हैविंग फीवर, जिनको बुखार है, बट एक्चुअली उनको कोविड है कि नहीं, वो सिर्फ तभी पता चलेगा जब आप उनका टेस्ट कराएंगे। तो उनका जो क्वेश्चन है कि वो कितना इफेक्टिव है, इफेक्टिव पूरा है, इफेक्टिव वो पूरा है कि थर्मल ये बता देगा कि बुखार है, लेकिन उस बुखार के बाद कोरोना है कि नहीं वो आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। तो अब उनका सवाल ये हो सकता है कि हम फिर कर क्यों रहे हैं ये सब। वो इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास 100 लोग हैं, 100 का कोरोना टेस्ट कराने से अच्छा वो 5 को कराओ जिनको की बुखार है, प्रायोरिटी पे उनको कराओ। मैंने कहा ना, द बेस्ट और आइडियल कंडीशन है कि हम पूरी कंट्री का टेस्ट कर दें, बट पूरी कंट्री का टेस्ट आप समझ रहे हैं, मतलब इट इज अ ह्यूज ह्यूज टास्क। 130 करोड़ की जनसंख्या है, और अगर 1 लाख, जैसे एक आजकल मैसेज भी चल रहा है, देख रहे होंगे आप, कि अगर पूरा करेंगे तब भी सालों लग जाएंगे, इतने रिसोर्सेज, इतना टाइम, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो, मतलब टेक्निकली भी इट इज नॉट अ गुड आइडिया। ओके। गजेन जी, अभी एक प्रश्न एक शिक्षक ने पूछा है कि हमारे जो वेजिटेबल्स हैं या ग्रोसरी वाले मटेरियल हैं उसको लोग क्योंकि अभी लॉकडाउन के दौरान बाहर से लेकर आ रहे हैं, अब ये कैसे इंश्योर किया जाए कि उसके अंदर अगर कोई वायरस है तो उसको हम पहले से मतलब खत्म कर सकें, उसके बाद उसका इस्तेमाल कर सकें? देखिए, जो सब्जियां हैं या जो खाने का जो भी आर्टिकल है, जो भी आइटम है, सिंपल सी बात है कि आप किसी भी चीज पे श्योर नहीं है। जो आपका कंसर्न है वो ये कि हम किसी भी चीज के बारे में श्योर नहीं है कि बाहर क्या है। बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा कि वायरस सरफेस पर रहता है, तो क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ये सब्जी जहां से आई है, और ये जो भी सामान ग्रोसरी का लाए हैं, आपको उसको जिन लोगों ने भी हैंडल किया है, उन्होंने कितने प्रिकॉशंस लिए हैं अपने हेल्थ हाइजीन के, वी डोंट नो। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू टू सैनिटाइज दोज थिंग्स। सैनिटाइज के लिए बड़ा सिंपल है, जो पैक्ड है जो चीजें उनको आप सिंपल सैनिटाइज कर लीजिए, यानी कि कोई भी डिसइंफेक्टेंट हो उससे आप वॉश कर मतलब उससे धो लीजिए। और जो सब्जियां हैं उनको आप खाने के सोडा के घोल में आप उसको धो सकते हैं, और नॉर्मल पानी में धो सकते हैं, उससे सब्जियों से इतना इशू नहीं है। इशू है सरफेसेस से। सरफेस यानी कि आपका जो मेटल सरफेस है, बेसिकली जो आपका जैसे दरवाजों के हैंडल है, क्योंकि क्या होता है, हम लोग जब सर्दी खांसी करते हैं तो हम लोगों की नॉर्मल आदत होती है इस तरह करने की, और ये जो हाथ हम जहां जहां लगाएंगे वो है कॉमन सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। तो वो सब्जियां भी हो सकती हैं, लेकिन सब्जियों को हम हमेशा से धोते हैं, हम नॉर्मली हाथ नहीं धोते थे। तो हाथ धोने पे तो हमेशा से जोर है, लेकिन अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया कि हाथ ही वो सोर्स है, हमने ऐसे किया और वो ही हाथ हमने यहाँ लगा लिया। जो हमारी आदत होती है हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं बार बार ऐसे, तो ये जो हमने लगाया, ये म्यूकस पे यहाँ यहाँ, इससे जाएगा वायरस, वायरस इससे जाएगा। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। और सब्जी वगैरह के बारे में आपको चिंता करने के लिए इसलिए भी जरूरत नहीं है। सब्जी आप कच्ची तो खाएंगे नहीं, ये तो पकेगी, तो पकेगी तो वायरस वैसे ही मर जाएगा। तो उसमें चिंता मत करिए ज्यादा। उसमें अगर कंसर्न करेंगे तो मैंने कहा ना कि डरने की बात है, लेकिन उतनी भी नहीं है। तो ज्यादा कंसर्न आपको रखना है वो सरफेसेस पे जहां पे आप फ्रीक्वेंट टच करते हैं। फ्रीक्वेंट टच क्या है? लैपटॉप है, मोबाइल है, डोर नॉब्स है, हैंडल्स है, टेबल है, लिफ्ट है, ये सब, उनसे बचिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गजेन जी, एक सवाल है राजकुमार सिंह जी का, ये शिक्षक है हमारे, जो कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास, अब जैसे भी आप बता रहे थे वेजिटेबल्स के ऊपर, मतलब उतना डरने की जरूरत नहीं क्योंकि हम पका के खाएंगे, लेकिन ये एक प्रश्न आ रहा है कि मान लीजिए अगर इस खाद्य सामग्री के ऊपर वायरस है बाई चांस, तो कितने समय तक वो एक्टिव रहता है? ये एक दो मैंने क्वेश्चन और भी पढ़े, सब लोगों को यही क्वेश्चन है कि कैसे कब तक रहता है करके। देखिए क्या है कि जब स्टार्टिंग में इसके बारे में रिसर्च हुई थी तब ये कहा जा रहा था कि वायरस 3 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकता। फिर जब थोड़ा और रिसर्च आगे बढ़ी, मैंने कहा ना कि सभी लोग सीख रहे हैं, तब ये पता चला कि सरफेसेस पे ये 6 घंटे तक रह सकता है। ठीक है,
सरफेसेस मतलब कोई भी सतह जिसमें कि ये, और शुरू में एक ये भी था कि कागज पे नहीं रह सकता, ठीक है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम जो आज की डेट की जो सिचुएशन है एज ऑफ नाउ, वो ये कहती है कि एज ऑफ नाउ कोई वायरस किसी भी सरफेस पे एटलीस्ट 6 घंटे तक रह सकता है, एटलीस्ट, और ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, एज ऑफ नाउ आज की तारीख में। हाँ, अभी 5 दिन बाद कुछ और रिसर्च होकर कुछ और बदल जाएगा तो कह नहीं सकते, इसमें रोज कुछ नया हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि काफी समय से आप देख रहे हैं, मतलब निरंतर चीजें बदल रही हैं, जैसे जैसे शोध आगे किया जा रहा है तो सर्च के हिसाब से चीजें देखी जा रही हैं। एक संजीव जी हैं जिन्होंने एक सुझाव साझा किया और प्रश्न भी है कि अगर हमारी कंडीशन इसी तरीके से निरंतर खराब होती रही तो किस तरीके से हम ये डिसाइड करेंगे कि सर्दी खांसी जो बुखार है, क्या उसके लिए हमको टेस्ट की तरफ जाना चाहिए, या फिर हम इंतजार करें कि अच्छा वो 2 दिन में ठीक हो जाएगा तो हम वहां के लिए ना जाएं, क्योंकि ये एक विषय है जो काफी डिफिकल्ट है डिसाइड करना है कि टेस्ट के लिए कैसे जाएं या ना जाएं, क्योंकि इस तरीके के बहुत प्रश्न शिक्षकों द्वारा पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसा मैंने कहा कि ये भी एक नॉर्मल फ्लू की तरह ही है, और जिस तरह हमें नॉर्मल फ्लू होते हैं, और जब भी हमारा कोई वायरल फीवर होता है तो हम लोग आपस में जब अगर आप देखेंगे तो क्या कहते हैं कि अगर आप दवाई खाएंगे तो 3 दिन में ठीक हो जाएगा, और नहीं खाएंगे तो 5 दिन में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है वायरल फीवर के बारे में। तो ये उसी तरह का वायरल फीवर है, लेकिन उनका कंसर्न ये है कि ये केवल वायरल फीवर ही है, ये कैसे पता चलेगा। तो वायरल फीवर ही है, इसका कोई बाहर से कोई तरीका नहीं है। सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है कि आपको सर्दी खांसी और बुखार के साथ सांस लेने में यदि दिक्कत है तो हम ये मान सकते हैं कि शायद ये कोरोना वायरस हो सकता है। अब सवाल ये है कि हम ये डिसाइड कब करें। तो डिसाइड करने का सर कोई पैरामीटर नहीं है। आपको हो सकता है आज सर्दी खांसी हो, कल ठीक भी हो जाए। अब ठीक होके हो सकता है आपको कोरोना वायरस हुआ हो, मतलब इन्फेक्ट हुआ हो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी थी, आप निकल गए, ठीक हो गए, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह का कोई गोल्ड स्टैंडर्ड, कोई गोल्ड क्राइटेरिया, कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं है कि किस दिन आप करवा सकते हैं। कायदे से तो जब आपको संदेह हो आप इमीडिएटली करवाना चाहिए, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन था कि लॉजिस्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। आप टेस्ट करवाएंगे कैसे? तो आपकी गवर्नमेंट आपका टेस्ट क्यों करेगी? क्योंकि अगर आपको सर्दी खांसी है तो कल को आपके घर में भी तो होगी। तो हर परिवार से अगर 4 आदमी भी आए तो दे नीड रिसोर्स। तो आप प्राइवेट में तो कभी भी टेस्ट करवाने के लिए स्वतंत्र हैं, प्राइवेट में आपको कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट सेटअप में ये थोड़ा मुश्किल है। तो फिर भी जो उनका कंसर्न है कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, मतलब हमें कैसे पता चलेगा। तो सिंपल है कि आप सर्दी खांसी पे वॉच रखिए, और सर्दी खांसी या वायरल फीवर जब भी होता है उसमें एक सिंपल सा एक प्रिंसिपल होता है कि आप पैरासीटामोल लीजिए, सिंपल, केवल बुखार की दवाई लीजिए। हम लोगों का एक, चूंकि अब ये प्लेटफॉर्म है ही, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों की एक बहुत गलत प्रैक्टिस है जिसमें सब बराबर के जिम्मेदार हैं, मतलब पेशेंट भी और डॉक्टर भी और एनवायरमेंट भी। हम लोग तुरंत एंटीबायोटिक खा लेते हैं, और एंटीबायोटिक एक बहुत बड़ी समस्या है। जब आप हल्की सी कोई भी चीज के लिए अगर आप एंटीबायोटिक खाएंगे, एंटीबायोटिक का एक्चुअली पर्पस, ये चलन क्यों है? क्योंकि लोगों को ये बिलीफ है कि एंटीबायोटिक इमीडिएट रिलीफ देता है। एक्चुअली एंटीबायोटिक जो होता है वो सब सिम्टम्स को सप्रेस करता है, ट्रीट नहीं करता है। और आप कितना भी एंटीबायोटिक खाइए, वायरल फीवर 3 दिन चलेगा ही चलेगा, चलना ही है उसको। तो एंटीबायोटिक खाने से हमें बचना चाहिए जितना हो सके। तो 3 दिन आप केवल पैरासीटामोल खाइए और आपका फीवर ठीक हो गया तो वायरल था। अगर नहीं होता है तो देन यू कैन ऑलवेज विजिट अ डॉक्टर। एटलीस्ट आप डॉक्टर पे तो विजिट कर ही सकते हैं। डॉक्टर को थोड़ा और क्लिनिकली सही लगेगा तो डॉक्टर विल ऑलवेज सजेस्ट यू फॉर कोविड। और एक बार डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा कोविड टेस्ट के लिए, फिर देयर विल बी देयर आर व्हाट यू कैन से चैनल्स फॉर टेस्टिंग। आप इमीडिएटली अगर आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे और कहेंगे कि मेरा आप कोरोना का टेस्ट कर दीजिए, वो शायद नहीं करेगा, एटलीस्ट गवर्नमेंट में नहीं करेगा। प्राइवेट में तो आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गजेंद्र जी, एक कंसर्न है, एक सलीम यादव जी का एक प्रश्न है जहां पे वो कह रहे हैं कि अभी अगर आप देखें तो जो ऑनलाइन डिलीवरीज हैं वो अभी भी शुरू हैं। खाना मान लीजिए जोमेटो हो गया या अदर जो इस तरीके के ऑनलाइन शॉप्स हैं या फिर जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो खाना डिलीवर करते हैं, ये कितना सही या गलत है अभी इस तरीके की सिचुएशन में कि खाना बाहर से मंगवाया जाए और खाया जाए? अब ये सवाल को आप देखते कैसे हैं वो इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आप इंडिविजुअल एंगल से देखें कि एक आदमी के लिए एक एज अ नॉर्मल पर्सन कितना सही है बाहर से खाना खाना, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। एज ऑफ नाउ जितना आप घर का खाना खाएं उतना अच्छा है। आप घर के खाने में कम से कम 2 चीजों के लिए बड़े श्योर रहेंगे।
एक कि उसमें इंग्रेडिएंट क्या है, यानी कि क्या बना हुआ है, क्या डला हुआ है, और दूसरा हेल्थ और हाइजीन, स्वच्छता का तो पक्का आपको श्योर होगा कि ये हमारे सामने ही बना था, ठीक है। और तीसरा आप जिस चीज से बचेंगे वो बचेंगे अननेसेसरी हैंडलिंग ऑफ द फूड, मतलब बहुत सारे लोगों के हाथ से नहीं गुजरेगा वो चीज, तो ये बात पक्की है। लेकिन अगर आप ये देखें, आप इसी सवाल का जो दूसरा पहलू है कि क्या ये सही है, मतलब क्या ये डिलीवरी, ऑनलाइन डिलीवरी करवाना शुरू सही है क्या, और अगर सही नहीं है तो क्यों सरकार ऐसा कर रही है, तो उसका आंसर अभी कहना मुश्किल है कि क्यों सरकार ने शुरू किया, क्योंकि ये ज़ोमैटो और ये सब जो कंपनियां, ये इन्होंने अपना पक्ष रखा कि हम बेस्ट सैनिटाइज वे में उसको मतलब कैरी करते हैं और पास ऑन करते हैं। बेसिकली इट इज अ कस्टमर जजमेंट। आप कंपनी को ब्लेम करने के बजाय इट इज अ कस्टमर जजमेंट वेदर वी शुड टेक इट और नॉट, एज सिंपल एज दैट। We should not blame companies, we should not waste our time in blaming the companies and all those things, that is their decision। वो तो खाना करते रहे, आपको क्या करना चाहिए, that is the best thing, that you should avoid these things as much as possible for some time, at least I would suggest at least for 1 month more। थैंक यू गजेन जी। गजेन जी, एक सवाल है अलीना काजमी जी का। वो पूछ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसको कोई दूसरी तरीके की डिजीज है, जिसके लिए वो हो सकता है रेगुलर हॉस्पिटल चेकअप के लिए उसको जाना पड़ता है। इस तरीके की सिचुएशन में वो किस तरीके की प्रिकॉशंस लें अपने लिए? केवल 3 प्रिकॉशन। पहला, अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस। दूसरा, हैंड हाइजीन को करें, यानी कि जब भी कहीं कहीं टच करें या मतलब मिले तो हर आधे घंटे में हाथ धोने की कोशिश करें, हाथ नहीं धो सकते तो सैनिटाइजर का उपयोग करें। और तीसरी चीज है रेस्पिरेटरी हाइजीन बचाएं, यानी कि सर्दी खांसी करते समय अपना चेहरा ढक के रखें और दूसरे जो कर रहे हैं उससे दूर रहें, यानी कि सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग को जितना मेंटेन कर सकें हॉस्पिटल में भी उतना करें। अवॉइड तो नहीं कर सकते, जैसा उनका क्वेश्चन है कि रेगुलर अगर किसी चीज के लिए जाना है तो जाना है, तो जाना है, दैट इज रिक्वायर्ड, बट जितना दूर रख सकते हैं अपने आप को, मतलब वो ही करें, दैट इज द ओनली पॉसिबल वे। ओके। गजेन जी, एक प्रिया रोहिल जी का सवाल है कि हम अपने बच्चों के ये डाउट किस तरीके से क्लियर करें कि कितने लंबे समय तक ये कंटिन्यू रहने वाला है, और कब तक, मतलब हम ये दवाई क्यों नहीं बना पा रहे हैं ये, क्योंकि बच्चों का तो एक सवाल आता है पेरेंट्स से कि हम कब से बंद हैं घर के अंदर मान लीजिए, और कब तक ऐसा चलने वाला है, कब इसकी दवाई बनने वाली है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप अपने अगर विचार साझा करेंगे तो मदद होगी हमारे लिए। इसमें 2-3 क्वेश्चन है। पहला कि बच्चों को क्या बताएं, दूसरा कि ये कब तक चलने वाला है, और तीसरा वैक्सीन क्यों नहीं बन रही है। तो बच्चों को क्या बताएं, बच्चों को ये बताएं कि देखिए गर्मी की छुट्टी थोड़ी सी लंबी है, सिंपल यही बता सकते हैं। दूसरा कि ये कब तक चलने वाला है, ये कब तक चलने वाला है इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। ये सब इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं, आप सुरक्षित हैं, आपने अपना ख्याल रखा है, आपने सब नियम पालन किए, लेकिन आपके ही शहर के किसी हिस्से में अगर 10, 20, 50 केस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली है, दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो दिल्ली में आज कल ही एक जगह से, एक कॉलोनी से 46 केस आए, तो अब गलती दिल्ली में सबकी तो नहीं है, लेकिन एक जगह से आए हैं, इसी तरह दिल्ली में 600-500 केस है, तो जो जो प्रोटेक्शन है, जो जो जरूरी स्टेप है वो सभी के लिए एप्लीकेबल हो गया। तो ये कब तक चलेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं। दूसरा, ये कब तक चलेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि राज्य सरकारें, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो क्या क्या डिसाइड करती हैं, कैसे कैसे चीजों को लागू करेगी। और तीसरा चीज, ये कब तक चलेगा, इसकी सही आंसर अभी किसी के पास नहीं है, किसी के पास इसका सही आंसर नहीं है कि ये कब तक चलेगा। ये मतलब, ये के 2 मतलब है यहाँ पर, एक तो लॉकडाउन कब तक चलेगा, और दूसरा ये मतलब कोरोना का ये सब जो केसेस, डेथ, ये कब तक चलेगा। केसेस, डेथ का जो ये सिनेरियो, ये कम से कम अगले 6 महीनों तक आपको इन सब के साथ रहने की आदत होनी चाहिए। अगले 6 महीने तक आप अपना माइंड प्रिपेयर करिए कि हमें कभी भी हैंड वॉश, मतलब ये जो नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं, हैंड वॉश, मास्क, सैनिटाइजर, ये हमारी लाइफ का हिस्सा बनेंगे अगले 6 महीने तक। प्लस आपको जो नॉर्मल प्रोटेक्शन है, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये सब चीजें, इन सब की आदत आपको डालनी होगी अगले 6 महीने तक। लॉकडाउन जो है वो 3 मई के बाद मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में खुलने की संभावना है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हैं। तो जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे, सरकार ने 3 तरह की जोन्स बनाई हैं, रेड जोन, ग्रीन एंड येलो जोन। रेड मतलब जहां पर बहुत ज्यादा केसेस हैं और बढ़ते जा रहे हैं, येलो वो जहां पर केस आए थे लेकिन किसी तरह थम गए हैं, और ग्रीन जिनमें कभी केस आए। तो सरकार ने जनजीवन को सुचारू करने के लिए ग्रीन जोन को काफी हद तक परमिशन दे दी है कि आप 3 मई के बाद काम कर सकते हैं। तो अगर आप उसमें से कहीं हैं तो आप मोर और लेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 मई के बाद सब कुछ होगा, बच्चे खेल सकेंगे और वो सब होगा। अगर आप येलो जोन में हैं तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकना पड़ सकता है, लेकिन रेड जोन में है तो आप ये पक्का मानिए कि अगले 2 महीने तक आप सेम कंडीशन में रहेंगे।
गजेंद्र जी, आई थिंक एक प्रश्न शिक्षक का आया है, इसका उत्तर आप पहले ही दे चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए जानना चाह रहे हैं कि चंद्रमोहन जी का सवाल है कि हम घर के अंदर ऑलरेडी लॉकडाउन का पालन करते हुए रह रहे हैं, लेकिन हमारा जो सामान है वो बाहर से आ रहा है। अब अगर हम घर के अंदर रह रहे हैं, सामान बाहर से आ रहा है, तो अब इस सिचुएशन में हम कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं? बात सही है। घर में जो सामान, जो घर के बाहर जो सामान आ रहा है, मतलब जो भी सामान आ रहा है वो बाहर से आ रहा है। अब उसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि सामान एक्चुअली है क्या। वो सामान दो हम्म। ही चीजों में है, या तो वो पैक्ड होगा या अनपैक्ड होगा। और जो पैक्ड होगा उसमें दो तरह की चीजें होंगी, एक होगी प्रोसेस्ड और एक होगा अनप्रोसेस्ड। तो जो अनपैक्ड है वो क्या है? फल, फ्रूट, सब्जी, दूध, दूध भी कह सकते हैं। और जो पैक्ड होगा उसमें दो तरह की चीजें होंगी, अनाज, दाल, जो पैक्ड है किसी तरह से। और जो प्रोसेस्ड हो सकता है वो हो सकता है कि रेडी टू ईट फूड, बटर, ये सब चीजें। जो भी पैक्ड है आप उस पर थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं जो पैकेट के अंदर है, कि वो सही बना ही हम्म। होगा। हम करते भी आ रहे हैं। देयर इज नो रीजन टू बी ओवर कॉन्शियस दिस टाइम। लेकिन आपका उनका जो कंसर्न है कि जो चीजें बाहर से आ रही है, तो बेसिकली उनका कंसर्न है टच से, कि हम इतनी सारी हम्म। हाथों से करके आ रहा है। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको डाउट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें बहुत सारा कुछ हुआ हो सकता होगा, तो आप हम्म। सिंपल है, अपने अपने शक शुबा के लिए, अपनी तसल्ली के लिए उनको सबको सैनिटाइज कर लें। आप सिंपल सैनिटाइजर रख के उस पैकेट को कपड़े से पोंछिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और जो अनपैक्ड सामान है, जो ओपन है, जैसे कि दूध, फल, सब्जी, इनमें आप उनको अच्छी तरह गर्म करिए, धोइए। दैट इज द ओनली वे आउट एंड दैट इज द बेस्ट वे। उतना भी परेशान होने का जरूरत नहीं है। अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं बनता है कि किसी ने केवल कहीं कुछ नहीं किया और केवल सब्जी खाई उससे कुछ हो गया। उतना भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं। ठीक। गजेंद्र जी, एक इन सवालों के बीच एक और मिथ सामने आया था बीच में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सैनिटाइजर के बारे में कुछ बातें हो रही हैं कि 70% या 80% के आसपास अल्कोहल की मात्रा उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वो इफेक्टिव कारगर है। इसमें एक मिथ आया बीच में कि जो लोग अल्कोहल का यूज करते हैं, या जो अल्कोहल में भी जो ड्रिंक करते हैं, उनके अंदर इस बीमारी के होने के चांसेस कम है, वो वायरस से ऑलरेडी मर जाएगा उनके पेट के अंदर। इस बारे में आप अपने क्या विचार रखते हैं? ऐसा कोई कतई सही नहीं है, बल्कि उल्टा है कि जितना आप अल्कोहल का यूज करेंगे इस वक्त में या नॉर्मली भी, तो आपका कोरोना वायरस का तो कुछ नहीं होगा, बाकी आप अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स जरूर बढ़ जाएंगे। देयर इज नो कोरिलेशन एट ऑल। अच्छा। गजेंद्र जी, एक और मिथ है बीच में जो काफी समय से व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें बात कर रहे हैं कि क्योंकि लोगों ने नेचर के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ किया है, काफी कुछ खत्म कर दिया है, इसलिए ये नेचर का बदला है टाइप का, कि आपको अब लॉकडाउनों के अंदर रहना है ना, नेचर विल कम इनटू द इफेक्ट। इसके बारे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? ये तो साइंटिफिक क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो माइथोलॉजिकल क्वेश्चन है, इसका तो कोई आंसर नहीं हो सकता। दिस इज अ व्हाट यू कैन से, इट इज अ मैटर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन डेफिनेटली, हम्म। कि जी। वायरस ने ऐसा किया और नहीं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वी हैव टेम्पर्ड अ लॉट एंड वी हैव डन सो मेनी थिंग्स। और उसका मतलब जो लोग कहते हैं कि देखिए नेचर जो है अपने पुराने रूप में लौट रही है, और सब जगह एक क्लीन एयर है, और हरियाली है, पक्षी है, दैट इज ट्रू, ऑल ट्रू। नो नो, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। बट उसका नेचर ने बदला लिया, उसको कहने के बजाय मैं इतना कहूंगा, जब इतने सारे लोग हैं कंट्री में, 7 बिलियन वर्ल्ड में 7 बिलियन पॉपुलेशन है, जब उसका आधा मतलब इस वक्त 3.5 एटलीस्ट 50% जनसंख्या विश्व की लॉकडाउन में है, किसी ना किसी रूप में क्वारंटाइन में है। तो जब इतने लोग कोई भी कमर्शियल, पर्सनल, आउटसाइड एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सब चीजें बेहतर होंगी। मतलब इट इज सिंपल लॉजिकल। अब आप इसको नेचर का बदला कहिए, रिसाइकलिंग ऑफ नेचर कहिए, दैट इज अप टू यू। इट्स अ माइथोलॉजिकल थिंग, मतलब इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ बिलीफ। आप कह सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है कहने में। ठीक है। गजेंद्र जी, एक अंतिम प्रश्न और आपसे, जिसमें तन्वी मिश्रा जी हैं हमारे साथ, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि हम किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं अगेंस्ट दिस कोविड, क्योंकि कुछ कोविड पेशेंट्स हैं जो मान लीजिए हॉस्पिटल गए होंगे, उनका ट्रीटमेंट हुआ होगा, वापस आए हैं। अब इस समय हो क्या रहा है कि लोग थोड़ा सा बचने की कोशिश भी करते हैं उनसे, तो इस डिस्क्रिमिनेशन को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है? देखिए, अभी तो मैं कहूंगा इनका इनका जो सवाल है बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। जब ये नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा, तो
नॉर्मल जो हम अपने कन्वर्सेशंस में कह भी रहे हैं कि वी आर एक्चुअली हेडिंग टू अ न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल, हम एक नए कल की तरफ जा रहे हैं जिसमें ये स्टिग्मा बहुत बढ़ेगा और बहुत सारी चीजें हम ऐसी देखेंगे सोसाइटी में जो हमने पहले नहीं देखी थी। अभी फॉर एग्जांपल हम भी तो एक स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हैं। जो सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारा सामान बाहर से आता है, सब्जी हम बाहर से लाते हैं, बेसिकली वी आर स्टीरियोटाइपिंग। वी आर सेइंग कि जो लोग बाकी हमारे अलावा जो भी लोग चीजों को हैंडल कर रहे हैं, वी आर नॉट श्योर कि वो कैसे हैं। सो दिस इज द डेफिनेटली एन इशू। बट इसका सिंपल एक ही तरीका है कि सही जानकारी लीजिए और सही जानकारी दीजिए। उसका कोई और दूसरा साइंटिफिक तरीका नहीं, मतलब देयर इज नो अदर वे आउट। इनफैक्ट एक क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा बट मैं वैसे ही बता देता हूँ। एक मिथ ये भी था जो बीच में आया था कि 5G मोबाइल से मतलब कोरोना वायरस फैल सकता है। मोबाइल जो नेटवर्क है 5G से हो जाएगा। एक मतलब मिथ्स तो बहुत आते हैं ना, तो सब जानना चाहिए ना। तो 5G मोबाइल नेटवर्क से कुछ नहीं होता है, ठीक है। धूप में बैठने से वायरस जो है वो आपका ठीक हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। और एक ये भी आया था कि अगर आप 10 सेकंड तक अपनी सांस रोक सकते हैं आपको कोरोना वायरस डिसीज। तो 10 सेकंड तक अगर आप अपनी सांस रोक सकते हैं तो ये आपका रेस्पिरेशन सिस्टम की इफेक्टिवनेस बताता है। बट इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप इससे एक ये था कि कैबेज, पत्ता गोभी खाने से वायरस कोविड हो जाएगा, न, मतलब इट्स टोटली रॉन्ग। एक था गार्लिक, लहसुन और अदरक, कि इसको खाने से, तो इसका कोई कोरिलेशन नहीं है, ना इसको खाने से ठीक होता है ना इसका खाने से बचता है, उसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। फिर इसके अलावा एक ये था कि जो ठंडा जो मौसम है, एक तो गर्म मौसम का था, एक ठंडे मौसम का था कि बहुत ठंडा होगा तब वायरस मर जाएगा, वो भी मिथ है। इसके अलावा एक मिथ ये था कि ये क्या था वो उसके ये मच्छर और मक्खी से भी होता है करके, तो वो भी गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, मच्छर और मक्खी का इससे कोई लेना देना नहीं। गर्म पानी से नहाने से ठीक हो जाता है, वो भी गलत है, ठीक है। और मॉस्किटो बाइट से ये तो मैं बताइए, हैंड ड्रायर जो है वो उससे वायरस मर जाता है, वो भी गलत है। अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन से वायरस मर जाता है, वो भी गलत है। और मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। और एक और इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ सबको, क्योंकि आप मतलब हम एंड की तरफ जा रहे हैं, जो किसी ने पूछा नहीं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये नाम अचानक बहुत चल पड़ा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। सो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड। It is not the treatment. It is prescribed to be taken as prophylaxis, as a prevention, in which in only on those people who are supposed to be exposed, जिनको की संभावना है कि वो ऐसे लोगों से एक्सपोज हुए हों जिनको की कोरोना हो सकता है। तो ऐसे लोग कौन होंगे? हेल्थ वर्कर्स। तो उनको इस तौर पे कहा गया था कि अगर आप ये ले लेंगे प्रोफाइलेक्टिकली का मतलब आपको ये नहीं पता कि आपको कोरोना है कि नहीं और ना आपने टेस्ट कराया है, तो आप एडवांस में पहले से ले लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक। अब लोगों इसमें मिथ क्या है, लोगों को लगता है कि ये ट्रीटमेंट है। तो जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है और किडनी फेल कर सकता है, प्लस हार्ट पेशेंट के लिए। तो अगर आप इसको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेते हैं ये सोच के कि मैं इसको खूब सारा खा लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा या नहीं होगा, तो दोनों चीजें गलत है। आपका किडनी पे इफेक्ट पड़ता है और हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है। ये किसी ने पूछा नहीं, बट आई थॉट इट इज इम्पोर्टेंट। नहीं, बिल्कुल आपने काफी सारे मिथ्स के बारे में जानकारी दिया है गजेंद्र जी आज। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे शिक्षकों द्वारा पूछे गए काफी सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। और इसके साथ ही जो आज के समय में मिथ चल रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 का जो पीरियड है इससे सभी लोग काफी परेशान हैं और काफी चिंता में रहते हैं, तो आपने बहुत ही अच्छे सवालों के सारे जवाब दिए हैं और सबके मिथ्स को क्लियर किया है। और तो गुरुशाला की ओर से मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना समय निकाल कर आप यहाँ तक आए हैं। थैंक यू वेरी मच। और हम यहीं से इस चर्चा को अंत करेंगे और फिर आगे की किसी डिस्कशंस में जहाँ पे हमारी इस तरीके की कोई चर्चा आएंगी वहां फिर हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच आपका हमारे जुड़ने के लिए। थैंक यू।